हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हो एरर डॉक्टर। तो हम आज बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पूरा बताया था, जिसमें मैंने मेमोरी को बहुत थोड़ा सा ही डिस्क्राइब किया था। अब मैं आपको मेमोरी के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो शुरू करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। कंप्यूटर मेमोरी, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बता रखा था आपको, कि जो हम डेटा मेमोरी में रखते हैं, जो भी वीडियो वगैरह हम अपने कंप्यूटर में रखते हैं, वो सब कुछ हमारा मेमोरी में स्टोर होता है। और जो भी हम वीडियो चित्र वगैरह देखते हैं वो भी मेमोरी में स्टोर होता है। बस इनकी कैटेगरी अलग अलग होती है। जो हमें परमानेंटली स्टोर करना है वो हम सेकेंडरी मेमोरी में रखते हैं, और जो हम यूज़ करते हैं वो सारी की सारी प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम में होती है। और कुछ जो खास डेटा जिसे हम बार बार यूज़ करते हैं, या हम प्रोसेस के टाइम पे कंप्यूटर उन्हें बार बार यूज़ करता है, वो सारी जानकारियाँ रोम में रखी जाती है। या कुछ ऐसे डेटा जो कंप्यूटर को सिर्फ अपने लिए यूज़ करनी है बूट के टाइम पे, वो सारी इन्फॉर्मेशन वो रोम में रखता है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले रोम से। और ये रहा हमारा टाइप ऑफ मेमोरी। इसमें कैटेगरी वाइज सबका मैंने आपको चित्र के माध्यम से सारा बताया हुआ है। कंप्यूटर मेमोरी ये दो पार्ट में होती है, इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक रोम एक रैम। और एक्सटर्नल मेमोरी चार प्रकार की होती है, यूएसबी, एसडीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क और यूएसबी फ्लैश ड्राइव। अब आते हैं रैम में। रैम दो प्रकार के होते हैं, एस रैम, डी रैम। अब एस रैम की कोई टाइप नहीं होते। एस रैम के बाद हमने डी रैम में फिर काम किया, तो डी रैम तीन प्रकार की होती है, एस डी रैम, आर डी रैम और डी डी आर एस डी रैम। डी डी आर एस डी रैम फिर चार प्रकार की। अब करंट में डी डी आर एस डी रैम पाँच प्रकार की हो गई है। तो इस चित्र में सिर्फ चार ही दिखाया गया है, लेकिन मैंने आपको वीडियो में पाँचों डी डी आर रैम के बारे में बताया हुआ है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं हमारी प्राइमरी मेमोरी पे। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। जो कंप्यूटर में मेन मेमोरी होती है उसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। मतलब सबसे मुख्य मेमोरी होती है, जिसमें कंप्यूटर अपनी जो भी प्रोसेस होते हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन वो स्टोर करता है। जो हम वीडियो फाइल वगैरह सब हम देखते हैं वो सब सारी हमारी प्राइमरी मेमोरी में होती है। ये मेमोरी से सेमीकंडक्टर टाइप की मेमोरी होती है। अब हम बात करेंगे रोम की। रोम क्या होती है। रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी से आप क्या समझते हो। रीड ओनली मेमोरी का मतलब ये है कि ये मेमोरी सिर्फ, इसमें जो भी डेटा रहता है हम उसे सिर्फ पढ़ सकते हैं। उसे हम ना तो बदल सकते हैं, ना तो हम उसे डिलीट कर सकते हैं। और इसमें पावर के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। मतलब इसमें जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो हमेशा बनी रहती है। तो इसीलिए इसको हम परमानेंट मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। परमानेंट मतलब कि जो हमेशा रहे। स्थायी रूप से जो हमेशा रहे उस मेमोरी को परमानेंट मेमोरी कहते हैं। और अब इसमें चार प्रकार के होते हैं। पहला एम रोम, पी रोम, ई पी रोम और डबल ई पी रोम। अब एम रोम क्या होता है। एम रोम मास्क्ड रोम होती है। मास्क्ड मतलब मास्क जो होता है जो हम फेस पे पहनते हैं वो वाला मास्क। तो इसमें क्या रोल होता है। मास्क रोम का मतलब ये होता है कि ये वायर्ड एक हार्डवायर डिवाइस होती है। मतलब इसमें जो सेमीकंडक्टर्स, जो हमारे चिप के अंदर जो हमारे डायोड और सेमीकंडक्टर यूज़ किए जाते हैं वो सारे एक वायर के जरिए आपस में जुड़े होते हैं। एक तरह से ये प्रोग्राम ही वायर के थ्रू किए गए होते हैं। मतलब अगर इसमें करंट फ्लो होगा तो ये इस तरह से काम करेगा। तो ये एक फॉर्मल पैटर्न पे ही बनते हैं और ये बहुत चीप होते हैं, लेकिन एक
एक सीमित काम को ही कर सकते हैं और इन्हें चेंज भी नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है हमारा पी रोम। पी रोम क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी से क्या समझते हैं? ये जैसे कि हमने इसे मार्केट से परचेज किया तो उस टाइम पे ये खाली होता है। जैसे कि हम अगर उदाहरण ले तो एक सीडी, हम ब्लैंक सीडी जब मार्केट से लेते हैं तो वो क्या होती है? खाली होती है, ठीक। लेकिन जब हम उसमें डेटा भर देते हैं तो क्या हो जाता है? अब वो सीडी वो डेटा के साथ हो गई। अब जब हम उसे लगाएंगे तो उसमें जो हम वीडियो या सॉन्ग भरे रहेंगे हम उन्हें सुन सकते हैं, या एक तरह से जब हम सीडी को बर्न कर देते हैं तो उसमें जो डेटा रहता है उस डेटा को हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उसे मिटा नहीं सकते। जो सीडी का डेटा होता है उसे हम मिटा नहीं सकते। तो हमारी जो सीडी है वो एक तरह का हमारा पी रोम ही होता है। मतलब उसे हम एक बार मतलब उसमें एक बार हम डेटा स्टोर करते हैं और फिर हम उसको हमेशा जो है सिर्फ उसी डेटा को सुन सकते हैं और उसको ना दोबारा हम चेंज कर सकते हैं और ना तो उसमें और डेटा हम ऐड कर सकते हैं। तो ये पी रोम होता है। पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें एक ही बार प्रोग्राम कर सकते हैं और एक बार प्रोग्राम करने के बाद हम इसे बार बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें किया गया प्रोग्राम हम मिटा नहीं सकते। इसके बाद हमारा ईपी रोम। ईपी रोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो जो पी रोम में हमारे इशूज़ आए कि हम उसको एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं लेकिन उन्हें मिटा नहीं सकते, तो इस इशू को ओवरकम करने के लिए हमने नेक्स्ट जनरेशन रोम का बनाया। वो था ईपी रोम, यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो भी डेटा होता था उसे हम इरेज कर सकते थे। अल्ट्रावायलेट रेज में हम उसे रख करके 40 मिनट तक और हम उसमें लिखे डेटा को इरेज कर सकते थे। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि इरेज करने के लिए हमें इसे बाहर निकालना पड़ता था। जैसे कि अगर ये किसी सर्किट या मदरबोर्ड पे लगा हुआ है तो हमें उस मदरबोर्ड और सर्किट से हमें इसे बाहर निकालना पड़ता था। उसके बाद फिर हमें इसे अल्ट्रावायलेट रेज के संपर्क में ला करके इरेज करना पड़ता। इसके बाद फिर हमने इसके इशूज़ को ओवरकम करते हुए हमने लास्ट जनरेशन रोम की जो डेवलप की वो थी EEP रोम, यानी कि इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये हमारे पी रोम की तरह ही प्रोग्रामेबल है और इरेजेबल है हमारे ईपी रोम की तरह, लेकिन इसमें अल्ट्रा वायलेट रेस का यूज़ नहीं होता और इसे बोर्ड से बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल हो जाता है। मतलब ये इलेक्ट्रिकली मतलब बिजली से ही हम इसे जो है डेटा को रिमूव कर सकते हैं। तो इसमें जो डेटा रहता है उसे हम 10,000 बार डिलीट करके उसे प्रोग्राम कर सकते हैं और ये आपके ईपी रोम के मुकाबले काफ़ी जल्दी प्रोग्राम हो जाता है। ये मात्र 4 से 10 मिली सेकेंड्स के अंदर ही प्रोग्राम हो जाता है और इसकी सबसे बड़ी बेनिफिट इसका ये है कि हम इसमें जो भी प्रोग्राम रहता है हम इसको चुनिंदा क्षेत्रों में ही हमें जिस एरिया का प्रोग्राम रिमूव करना होगा हम सिर्फ उसी एरिया का प्रोग्राम हम रिमूव कर सकते हैं। जबकि हमारे इसके ऊपर की तरफ जो हमने रोम देखे हैं जैसे कि ईपी रोम, इसमें हमें पूरे ईपी रोम को ही इरेज करना पड़ता था और फिर से हमें प्रोग्राम करना पड़ता था। तो हमने इसके ड्रॉबैक को भी हमने इसमें ओवरकम किया। तो ये हो गया रोम। अब हम बढ़ते हैं आगे रैम की तरफ। रैम क्या होते हैं? रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वोलाटाइल टाइप की मेमोरी होती है। वोलाटाइल टाइप मतलब अस्थायी मेमोरी इसको कह सकते हैं। इसमें जब तक करंट पास हो रहा है तब तक ये डेटा को स्टोर किए रहती है, लेकिन जब करंट पास होना बंद होता है या पावर सप्लाई फेल या इंटरप्ट होती है तो ये डेटा लॉस हो जाता है।
जो भी हम अपने कंप्यूटर में वीडियो या मूवीज़ वगैरह जो कुछ भी देखते हैं, तो उसका जो भी डेटा रहता है वो हमारी हार्ड डिस्क से निकल करके रैम में ही स्टोर होता है और फिर हमें बाइट पर बाइट में दिखाई देता है। कंप्यूटर उसे रीड करता है और हमें डिस्प्ले करता है। ये दो प्रकार की होती हैं, ये एस रैम, डी रैम। एस रैम मतलब स्टैटिक रैम, डी रैम मतलब डायनेमिक रैम। एस रैम में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। यह मेमोरी सर्किट तब तक अस्थायी बनी रहती है जब तक कि इसमें पावर सप्लाई चलती रहती है, और इसमें फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए जाते हैं जो एक बाइट को स्टोर करते हैं, और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं डी रैम। डी रैम मतलब डायनेमिक रैम। ये कैपेसिटर ट्रांजिस्टर बेस होती है और ये डेटा को कैपेसिटर में स्टोर करती है। कैपेसिटर ट्रांजिस्टर का उपयोग करती है। ये डेटा को कैपेसिटर में चार्ज के रूप में स्टोर करके रखती है। इसमें हज़ारों मेमोरी सेल होते हैं जो कि डेटा को स्टोर करते हैं, और इसमें जो कैपेसिटर होते हैं उनको कुछ मिली सेकेंड के बाद रिफ्रेशिंग चार्ज से क्या मतलब है, जो हमारा कैपेसिटर को हम चार्ज कर देते हैं, जब वो फुल चार्ज हो जाता है यानी उसमें डेटा स्टोर हो जाता है, तो कुछ टाइम के बाद उसका चार्ज लो होने लगता है और डेटा लॉस होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमारे उस कैपेसिटर के चार्ज को मेंटेन रखने के लिए हम उसे रिफ्रेशिंग चार्ज देते हैं, मतलब उसे हम कुछ सेकेंड बाद फिर से चार्ज करते हैं। तो ये जो हम फिर से चार्ज कर रहे हैं वो उसका होगा रिफ्रेशिंग चार्ज, उसको कहते हैं। ये मेमोरी एस रैम से धीमी होती है। तो अब हम डी रैम में आगे बढ़ेंगे। डी रैम को यूज़ करने का सबसे बड़ा कारण था कि ये जो है एस रैम के मुकाबले छोटे साइज़ में ज़्यादा डेटा स्टोर कर लेती थी। अब हम बढ़ते हैं आगे। एस रैम हमारी जो नॉर्मल साइज़ होती है एस रैम की, वो 1 MB डेटा से 16 MB तक का डेटा स्टोर कर सकती थी, जबकि डी रैम हमारी 4 GB से 16 GB तक के डेटा को स्टोर कर सकती थी। अब हम बात करेंगे डी रैम के टाइप। सबसे पहला है हमारा एस डी रैम। अब हम बात करेंगे एस डी रैम। एस डी रैम क्या होता है? सिंक्रोनाइज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सिंक्रोनाइज डायनेमिक से क्या मतलब है? सिंक्रोनाइज से पहले समझते हैं, जो हमारी डी रैम है वो एसिंक्रोनस मैनर में काम करती है। एसिंक्रोनस मैनर और सिंक्रोनस मैनर, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन मैं करता हूँ आपको। बेसिकली क्या है कि जो भी हमारी एस रैम या डी रैम है, इनका मेनली काम है कि डेटा को मेमोरी से कलेक्ट करके या इनपुट डिवाइसेस से कलेक्ट करके प्रोसेसर को देना, ताकि वो ऑपरेशन को कर सके। क्योंकि कैलकुलेशन और एनालाइजिंग का सारा काम, एएलयू का जितना भी काम है वो प्रोसेसर का होता है। तो ये रैम जो है डेटा को कलेक्ट करके प्रोसेसर्स को देती हैं, और प्रोसेसर से जो भी हमें रिस्पॉन्स मिलता है, जो भी रिज़ल्ट मिलता है, उसे फिर ये जो भी हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं या इनपुट डिवाइसेस हैं या हमारी जो भी उससे रिलेटेड कोई और प्रोसेस है, उसको फिर ये आगे एग्जीक्यूट करती हैं, उससे रिलेटेड डेटा को वापस से प्रोसेसर को देती है। तो ये क्रिया हमारी चलती रहती है। अब डी रैम एसिंक्रोनस मैनर की होती है। एसिंक्रोनस मैनर से क्या मतलब है? जैसे कि हमने कोई रिक्वेस्ट की, हमें किसी इनपुट डिवाइस की रिक्वायरमेंट है, हमने रिक्वेस्ट की, अब हमें वो इनपुट डिवाइस नहीं मिल रही है, तो डी रैम उसी का वेट करती रहेगी, आगे की प्रोसेस को वो नहीं करेगी। जबकि एस डी रैम सिंक्रोनस टाइप की होती है। सिंक्रोनस टाइप मतलब जो हमारा प्रोसेसर का क्लॉक होता है, ये उसके हिसाब से बिहेव करती है। तो जैसे हमने कोई डिवाइस की रिक्वेस्ट दी और डिवाइस की रिक्वेस्ट अगर वेटिंग में चल रही है, तो ये उस प्रोसेस को छोड़ करके फिर दूसरे प्रोसेस को प्रोसेसर को दे देती है करने के लिए। इससे हमारा प्रोसेसर बिज़ी रहता है, वो खाली नहीं रहता, जिससे हमारी प्रोसेसिंग, हमारे सिस्टम की प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है। ये होता है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा।
तो हम एच डी रैम में फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर डी रैम। ये एक प्रकार का एच डी रैम ही होता है। इसे बस हम 16 बिट या 8 बिट के बस के साथ जोड़ देते हैं, जिसके थ्रू हम जो है जो डेटा हमारा हम हार्ड डिस्क से या इनपुट डिवाइसेस से फैच कर रहे हैं, उसे हम डायरेक्टली मदरबोर्ड के थ्रू सीधे हम कैश मेमोरी तक पहुंचा देते हैं, जिससे कि प्रोसेसर को डेटा बहुत पास मिल जाता है। और डेटा फैच करने के लिए उसको जो माइक्रो सेकेंड लगते थे, अब वो माइक्रो सेकेंड नहीं लगते हैं, तो जिससे प्रोसेसर का एग्जीक्यूशन स्पीड और बढ़ जाती है। इसके बाद हम आगे मूव करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा हैं डी डी आर एस डी रैम। डी डी आर एस डी रैम क्या होते हैं? डी डी आर का मतलब डुअल डेटा रेट और एस डी रैम मतलब सिंक्रोनाइज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डुअल डेटा रेट से क्या मतलब? डुअल डेटा रेट का मतलब कि अभी तक जितने हमारे रैम हुए हैं, इसके ऊपर के जितने हमारे एस डी रैम, आर डी रैम, डी रैम, एस रैम, ये सारे रैम डेटा को एक बार भेजते थे प्रोसेसर तक या कैश मेमोरी में। सिर्फ एक बार डेटा को भेजते थे एक क्लॉक पल्स में। एक अगर हम कहें तो एक क्लॉक साइकिल में सिर्फ एक बार डेटा को ट्रांसफ़र करते थे, और उसी टाइम पे या उस डेटा को ट्रांसफ़र करते थे, साथ में आउटपुट या इंस्ट्रक्शन या रिस्पॉन्स जो भी हम प्रोसेसर से लेते हैं वो लेते थे। लेकिन डुअल डेटा रेट में हम डेटा को दो बार भेजे थे। पहली बार जब हमारा क्लॉक साइकिल स्टार्ट होता है, हम एक बार डेटा को तब भेजते हैं। दूसरी बार जब हमारा क्लॉक साइकिल एंड होता है तो हम उस डेटा को फिर डेटा भेजते हैं। तो इस तरह से हम अपने प्रोसेसर या कैश मेमोरी तक डेटा को दो बार भेज सकते हैं एक ही क्लॉक साइकिल में। इसके थ्रू हमारी प्रोसेसर की एफिशिएंसी और फास्ट हो जाएगी और वो और तेज़ी से इंस्ट्रक्शंस को कैलकुलेट करके या ऑपरेट करके हमें जो है रिज़ल्ट दे सकता है। इसके और भी वर्जन हैं, जैसे DDR यानी DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारा SDR SD रैम। ये एक तरह का ये SD रैम ही होता था। ये सिंगल डेटा रेट SD रैम इसको हम कह सकते हैं। इसमें सिर्फ डेटा एक ही बार भेजा जा सकता था। उसके बाद हमारा आया DDR SD रैम यानी कि DDR1 SD रैम, जो कि डुअल डेटा रेट SD रैम था। अब ये जो है डेटा को एक क्लॉक साइकिल में दो बार भेज सकता था। तो अगर हमारा काम DDR SD रैम से यानी DDR1 SD रैम से चल रहा था, तो फिर हमें क्या ज़रूरत पड़ी DDR2, DDR3, DDR4 और DDR5 लाने की? DDR SD रैम हमारा एक माइलस्टोन वर्जन था रैम का। अब उसके बाद हमने जो भी किए हैं अपग्रेडेशन, वो हमारे DDR SD रैम के ही ऊपर किए हैं। तो अब DDR2 में हमने क्या चेंज किया? एक हमने एक्सटर्नल बस ट्वाइस का यूज़ किया है। एक्सटर्नल बस ट्वाइस का यूज़ करने से हम फास्ट तरीके से हम डेटा को प्रोसेसर तक और प्रोसेसर से रिस्पांस ले सकते थे। हम डेटा को पाइपलाइन में डाल करके प्रोसेसर को दे सकते थे। साथ ही साथ हम डुअल डेटा रेट का भी यूज़ कर रहे थे। तो इससे प्रोसेसर की स्पीड और ज़्यादा हो गई और उसका एग्जीक्यूशन टाइम और कम हो गया। साथ ही साथ डेटा फेच करने में जो उसे टाइम लगता था, वो टाइम उसका बहुत ही कम हो गया। फिर आया हमारा DDR3, जो कि DDR2 से थोड़ा सा एडवांस वर्जन था। इसमें भी हमने परफॉर्मेंस और स्पीड पे काम किया। फिर DDR4 DDR4
में हम DDR3 की जो भी इश्यूज थे और जो भी उसके ड्रॉबैक्स थे वो हमने DDR4 में ओवरकम किया, और DDR4 में हम DDR3 के परफॉर्मेंस पे काम किया और उसको और ज़्यादा इन्हेंसमेंट किया। इस तरह से लास्ट हमारा DDR4 के बाद हमारा DDR5, जो अब हमारी अभी तक जो हमारे सिस्टम में यूज़ होता है वो DDR4 अभी तक का है। DDR5 हमारा फ्यूचर जनरेशन का जो हमारा SD रैम होगा वो होगा। तो इस तरह से हमने प्राइमरी मेमोरी की सारे टाइप्स डिस्कस कर लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे आपको सेकेंडरी मेमोरी। धन्यवाद।